मारीना संदेश लाइव। ट्रांसलेट करना जो है बहुत बड़ा काम है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम मंसूर आलम मसरी है। मैं जामिया सैयद अल हदीस का फारिग हूँ। 10 साल मैंने इसी मदरसे की खुशचीनी की है और यहाँ से फरागत के बाद जामिअतुल कुरैश आज़मगढ़ में प्रिंसिपल के ओहदे पर 39 साल तक फाइज रहा, जो इसी मदरसे की देन है। और टीचर्स एसोसिएशन मदारिस सर्बिया उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी भी हूँ 15 सालों से। डॉक्टर मसूद आलम साहब से आपका क्या रिलेशन है? डॉक्टर मसूद आलम फलाही मेरे छोटे भाई हैं। आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जामिया इंतज़ामिया ने जो स्वागत समारोह रखा है उससे बेहद मैं खुश हूँ। आपने अपना हक अदा किया है। आपने जो इनसे उम्मीद की थी, आपकी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। पूरा फल मिल गया है। स्वागत है आपका मारीना संदेश में। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे। यूँ तो कहने के लिए हम आपसे जब मुलाकात कराते हैं तो कोई ना कोई ख़ास शख्सियत होती है, लेकिन उस ख़ास में भी ख़ास आज एक ऐसी शख्सियत हमारे मऊ में मौजूद हैं जिनको अपने मऊ का बताते हुए में काफ़ी गर्व होता है। और हम यूँ बल्कि कह सकते हैं आपकी सिर्फ मऊ का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत हैं, सबसे पहले तो ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और ना ही तारुफ के मोहताज हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना तारुफ करें। मेरा नाम मसूद आलम फलाही है। मैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और अभी जो है वाइस चांसलर भी हूँ मैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप बिहार के मूल निवासी हैं और लगभग इधर कुछ दशकों से आके मऊ में रह रहे हैं। बताया गया कि आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन उसके बाद भी आपका हौसला मजबूत था। आपको मालूम था कि आपको जीत कहाँ से मिलेगी, आप कहाँ से लीड कर सकते हैं। आप लगातार मेहनत करते रहे। तो हमारे मऊ में देख सकते हैं कि जो युवाओं का माहौल चल रहा है पढ़ाई लिखाई का, जो पहले एक वक्त था कि लोग पढ़ाई से भागते थे, कहते थे कि पढ़ का हो ये लुम्बो चलावा का, अब उस माहौल से लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। कहते हैं लूम चला के कुछ नहीं होगा, पढ़ के होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, किसी तरह की कोई ना कोई दिक्कत उनके सामने आ जाती है, जिन दिक्कतों को आप भी झेल चुके हैं। तो आप अपनी दिक्कतों को हमारे दर्शकों से शेयर करें और ऐसे लोग जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप एक मैसेज दें ताकि आपकी तरह और भी हीरे मुँह से निकलें। कि बिहार मेरा जन्मभूमि है, लेकिन मऊ मेरा कर्मभूमि है जी। यहाँ से मैंने पूरी जो है जितनी जो प्राइमरी मेरी एजुकेशन है यहाँ हुई मेरी। इसके बाद आज़मगढ़ में हुई, अलीगढ़ में हुई, फिर जेएनयू में हुई, डीयू में हुई। हाँ, पहले के माहौल में अब बहुत फ़र्क है। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो लोग पढ़ने से भागते थे। एक माहौल तक नहीं लूम चलाना है और हमारा मऊ जो है कोई सऊदी से कम नहीं है। लोग सऊदी जाना पसंद नहीं करते थे कि हमें इतनी इसमें कमाई हो जाती थी और पढ़ने की तरफ बहुत ज़्यादा लोग तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन अब जो माहौल है, लोगों ने उसकी तरफ तवज्जो देना शुरू किया है और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने है कि मऊ के बहुत से लड़के जो है आईएएस निकाला है उन्होंने। बहुत सी यूनिवर्सिटी में जो है वो लेक्चरर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और देखिए, परेशानियों के बीच से ही रास्ता निकलता है। कोई भी आदमी जो है ये सोचे कि जो है ये काम नहीं हो सकता, उससे नहीं, ऐसा नहीं है। हर काम इंसान कर सकता है, शर्त यह है कि उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। और हिम्मत कौन देगा उसको? उसके वालिदैन देंगे, उसका समाज देगा। तो जो आदमी परेशानियों से जो ऊपर उठता है उसके अंदर समाज के प्रति, अपने खानदान के प्रति एक चीज़ थोड़ा सा, जैसे अभी आपने बताया कि उनके वालिदैन उन्हें हिम्मत देते हैं। आपकी काफ़ी कम उम्र में ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो मैंने सुबह के अपनी स्पीच में कहा था मैंने कि मेरे वालिद साहब और वालदा का इंतकाल हो गया था, लेकिन मेरे वालिद और वालदा का दोनों का जो है रोल जो मेरे भाई ने अदा किया। और उन्होंने पूरा कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे वालिद वालदा नहीं है। उन्होंने पूरा भरपूर सपोर्ट किया और उन्हीं की मदद से मैं आज इस मकाम पे हूँ कि पहुँच सका हूँ मैं।
जो लोग आपकी तरह सोच रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा मुकाम पाना चाहते हैं, काबिलियत होते हुए भी उनकी काबिलियत को कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता कि वो आगे बढ़ सके, ऐसे लोगों के लिए कुछ मार्गदर्शन करें आप। ये बहुत से राइटर्स गुजरे हैं दुनिया में जो सेल्फ मेड हैं वो, और इस समाज का कर्तव्य है, उसकी फैमिली का कर्तव्य है कि वो ऐसे लोग सपोर्ट करें। बहुत सी जगहों पे तो हुकूमतें सपोर्ट करती हैं। हमारे मुल्क में स्कॉलरशिप्स का सिस्टम है, स्टेट लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। इसके अलावा बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं। समाज में बहुत से ऐसे अच्छे लोग होते हैं जो देखते हैं कि भाई बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो सपोर्ट करने वाली कमी नहीं है, बस हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत है तो रास्ते निकलेंगे। फारसी की कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाहत हुई वहाँ रास्ते निकलेंगे। अभी बड़ी ख़ास बात यह कि आज आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, मदरसा दारुल हदीस की, कभी इस कुर्सी से काफ़ी आप डरते थे और इस कुर्सी पे बैठने वाला जो था वो आपका गुरु था। आज भी आप उनको गुरु मानेंगे, लेकिन आज उस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं और लोग, तमाम सभी लोग, थोड़ा सा एक बार हम चाहेंगे कि आप इधर भी कैमरा दिखाइए, सभी लोग आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ रात के वक्त आपका इंतज़ार कर और सभी ने आपका इस्तकबाल किया। इस ख़ास वक्त में, इस कह सकते हैं कि ज़िंदगी का ये ऐसा मुकाम है जहाँ पर आपको बिल्कुल अलग महसूस हो रहा होगा। इस टाइम आपको कैसा महसूस हो रहा, थोड़ा इसके बारे में भी आप बताएं। इसके एहसास के कोई बयान जो है अल्फाज में नहीं कह सकते हम। जो जज्बात हमारे हैं मैं उसको अपने अल्फाज में ही बयान कर सकता। बस यही कि मेरे लिए जो है ज़िंदगी का बहुत बड़ा पल है कि जिस मदरसे से मैं पढ़ने आया, आज वहाँ पे मैं, हमारे असातिज़ा और हमारे जो यहाँ के इंतज़ामिया हैं मुझको वो मकाम दे रही है जिसका मैं तस्वुर कभी नहीं कर सकता था मैं। एक बड़ा ख़ास सवाल ये भी है कि आप मऊ के लिए क्या कर सकते हैं वहाँ से कि यहाँ के लोग आपसे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं कि अच्छा खासा फ़ायदा आवाम को आप पहुँचा सकते हैं, तो कुछ इसके बारे में भी आप ज़रूर तज़किरा करें। देखिए, मैं इस पोस्ट पे आने से पहले भी मैं मऊ के लिए या मऊ के जो स्टूडेंट जाते थे उनको मैं मोटिवेट करता था कि अब आइए, पढ़िए, जो सहूलियात हो सकती मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। रात में 12 बजे फ़ोन जाता था तो मैं रिसीव करता था, उनको गाइड करता था कि हाँ ये एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हॉस्टल नहीं है, हॉस्टल तो कहानी, तो हम सारी कोशिश करते थे। तो अभी भी मेरी वही है कि जो भी स्टूडेंट चाहेगा हमसे हेल्प लेना, मैं हाज़िर हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड आउट करूँ जो पढ़ना चाहता है और उसको कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हुए उनको मैं वहाँ एडमिशन कराऊँ अपने यहाँ। अभी 12 नवंबर को उर्दू दिवस था। उर्दू दिवस में ये तो बड़े अफसोस के साथ हमको भी कहना पड़ रहा है कि उर्दू की बहुत ख़ास जानकारी हमें भी नहीं है, क्योंकि इस माहौल में हम भी ढल चुके हैं। हम भी यही जानते थे कि इंग्लिश की पढ़ाई करके या कॉन्वेंट में या किसी बड़े कॉलेज में पढ़ करके ही हम कुछ बन सकते हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि आपने मदरसे को चुना और मदरसे से आप मदरसे के ज़रिए अर्श से फ़र्श पर पहुँचे? क्या आपको ऐसा लगा कि उर्दू से आप कर सकते हैं, अरबी से कर सकते हैं? देखिए, जो मैंने अपने गांव के मकतब से पढ़ाई शुरू की थी, फिर मकतब से बड़ा मदरसा होता है, मदरसे से बड़ा कॉलेज होता है, कॉलेज से बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। तो जिस गरीबी या जिस गांव के माहौल से था मैं आया, तो मेरे लिए मदरसा बहुत बड़ी चीज़ थी। और मदरसे की तालीम कोई बुरी तालीम नहीं होती है। यहाँ तालीम के साथ साथ जो अखलाकियात है भी सिखाई जाती है। तो इससे पहले बहुत से स्कॉलर्स गुजरे हैं जो मदरसे पढ़े हुए थे और बड़े बड़े फिलासफर थे, वो जो है सर्जन गुजरे हैं, मदरसे से फारिग रहे हैं। तो वो सब देखने के बाद हमें लगा कि हम मदरसे में भी कुछ कर सकते हैं, और मैंने इस रास्ते को चूज़ किया मैंने। अच्छा, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए आपके नज़रिए में किस तरीके से क्या करना चाहिए कि उर्दू आगे बढ़े? जैसे तमाम सरकारी दफ्तरों में हिंदी दिवस मनाया जाता है, कॉलेजों में मनाया जाता है, तो उर्दू के लिए क्या करना चाहिए कि उर्दू भी आगे बढ़े? देखिए, किसी ज़बान को बढ़ाने के लिए सिर्फ दिवस मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसको रोज़गार से जोड़ दीजिए, उसको ऑफिस से जोड़ दीजिए। आपको याद होगा जब मुस्लिम दौर हुकूमत थी
तो उस दौर में फ़ारसी जो है सरकारी ज़बान हुआ करती थी, सारे काम फ़ारसी में हुआ करते थे, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब लोग फ़ारसी सीख लिए थे। आज भी कोर्ट कचहरी में कुछ अल्फाज हाँ, देखने को कुछ मिलता है, ट्रेजरी में, वीज़ा डाकखाने लगता है। में जी नज़र आते हैं, या फिर जो CID रिपोर्ट्स वगैरह में आज भी नज़र आते हैं वो। जी। तो उसको रोज़ी रोटी से जोड़ दीजिए। किसी ज़बान को बढ़ा देना है तो उसको रोज़ी रोटी से जोड़ दीजिए। उसको दिवस बनाने से कोई काम नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाएगा वो। आपके इस अर्श से फर्श तक के सफ़र में फर्श से अर्श तक के सफ़र में किसको आप अहम मानते हैं और किसकी ख़ास भूमिका थी? अपना साजा में कह रहे हैं या घर पे की बात? टोटल में आप बताइए। देखिए, इसमें तो मेरे लिए कई लोगों का रोल रहा है, लेकिन मैं बताऊँ अपने वालिदैन, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, उनका मेन रोल रहा है इसमें। इसके बाद हमारे जो कई टीचर्स रहे हैं, जैसे JNU में प्रोफेसर रिजवानुर रहमान साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उस्मान अशरफ साहब, अलीगढ़ में प्रोफेसर फैज़ान अहमद साहब, हमारे एक दोस्त हैं योगेंद्र सिकंद साहब, एक IAS ऑफिसर हैं नवेद मसूद साहब, डॉक्टर अनीस अंसारी साहब, खालिद अनीस अंसारी साहब, इन लोगों का बहुत रोल रहा है हमें इस मुकाम तक पहुँचाने में। आपको जब पता चला कि आपको वाइस चांसलर बना दिया गया, उस वक्त किस तरीके का आपने महसूस किया? सबसे पहले मैंने 2 रिकात शुक्राना अदा किया कि कभी मैं सोचता था कि मैं इस मुकाम पे पहुंच सकता हूं, और मैंने अपने पेरेंट्स के लिए, भाई के लिए, अपने सारे टीचर्स के लिए, अपने वेल विशर्स के लिए दुआ की मैंने कि उनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 16 से 18 घंटा पढ़ाई करना ज़रूरी है। इस बात से आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं? कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत शर्त है, और ख़ुद मैं 18 घंटा पढ़ाई किया मैंने, रातों में, दिन में, सुबह में, शाम में, ये मैंने पढ़ाई की मैंने। आपकी माली हालत जब सही नहीं थी तो आपने ऊंचा ख्वाब देखा, तो उस कंडीशन में किस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता था? देखिए, मैं बचपन में मैंने ख्वाब देखा था कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ और खाना काबा में सो रहा हूँ। मेरे वालिद साहब बताया था कि उसकी तारीफ़ बताई थी कि तुम अनकरीब बहुत मशहूर हो जाओगे और आसमान में उड़ोगे तुम, और अनकरीब तुम जो खाना काबा की इजाज़त करोगे। तो 2007 में मैंने कतर गया मैं पढ़ाने के लिए, तो फ़्लाइट पे मैं सवार हुआ, तो उसकी एक ताबीर हुई कि मैं जहाज़ पे उड़ के मैं आसमान में उड़ा। मैं 2008 में मैंने जो है खाना काबा में जाकर जो है उम्रा किया। अब उसकी ताबीर जो देख रहा हूँ वालिद साहब के बात रोशनी में कि बहुत मशहूर हो गए, तो मुझे लगता है कि जो है वो अल्लाह ताला ने वो जो बचपन में मुझे दिखा दिया था मुझको ये बात। अच्छा, एक बड़ा ख़ास सवाल ये भी है कि आपको हिंदुस्तान के अलावा दूसरे देशों में भी बुलाया जाता है अलग अलग प्रोग्राम के लिए, तो किस तरह का प्रोग्राम रहता है और आपको ही क्यों बुलाया जाता है, ये भी बताएं। देखिए, मुझे जो है अमेरिका में, टर्की में, ईरान में, सऊदी में, कतर में, ये ममालिक बुलाया जाता है। फिर हिंदुस्तान की इतने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ बुलाया जाता है मुझको। तो बेसिकली मैं जो अरबिक लिटरेचर है, इस्लामियात है, उस पर बुलाया जाता है। फिर जो सोशोलॉजी है, जो मुसलमानों में जो कास्ट सिस्टम है, इसको बहुत से लोगों ने कम लिखा है, इस पर मैंने काम किया है, और मेरा ये फर्स्ट काम है जो मुस्लिम कास्ट सिस्टम पे हुआ है, जिस पे जो फतवा लिटरेचर मैंने रिव्यू किया है। मैंने जो उलमा ने जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया है अन इस्लामिक वे में, ये मेरा फर्स्ट वर्क पूरी दुनिया में माना जाता है। अच्छा जी, उसकी मेरी किताब का नाम है हिंदुस्तान में ज़ात पात और मुसलमान, जो इंग्लिश में आ रही है, हिंदी में ट्रांसलेशन हो चुका है, उर्दू में उसका 6ठा एडिशन आ रहा है, उसकी सिंधी में ट्रांसलेशन हो रहा है, बंगाली में भी बात चल रही है ट्रांसलेशन करने की, मराठी में चल रही है, मलयालम में चल रही है। यानी हिंदुस्तान के सभी राज्यों की अलग अलग लैंग्वेज में, ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच जाए। जी, जो देखिए एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये समझते हैं कि सारे इंसान बराबर हैं। अगर हम कहीं पैदा हुए हों, किसी फैमिली पैदा हुए हों, किसी इलाके पैदा हुए हों, किसी कलर में पैदा हुए हों, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। फिर रोल जो गॉड का है। अगर हमको किसी के इलाके पे, किसी के ज़ात पे, किसी के कलर पे कमेंट करते हैं, तो बेसिकली वो गॉड पे कमेंट कर रहे हैं, गॉड ने नाइंसाफ़ी की है। तो एज ए मुस्लिम हम तो सोचते हैं कि जो आदमी इस पे बिलीव करता है कि कोई नीचा को ऊँचा है, तो बेसिकली वो सही से मुस्लिम ही नहीं है। वो तो उसने खुदा की जो तौहीद है उस पर उसने कमेंट किया उसने।
अच्छा, हिंदू मुस्लिम की बात जब निकल आई तो एक बार फिर हम वापस चलते हैं। उर्दू लैंग्वेज की जब बात थी तो उर्दू लैंग्वेज को आप किस तरह से देखते हैं? ये मुसलमानों की ज़बान देखते हैं या सिर्फ एक लैंग्वेज के तौर पे देखते हैं? देखिए, उर्दू ज़बान किसी की नहीं होती है। कुरान में भी है कि हमने हर रसूल को उसके कौम की ज़बान भेजा। तो कोई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़बान जो है मुस्लिम की नहीं है। उर्दू जो है हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ज़बान है और सबकी है। बिफोर आज़ादी से पहले भी और बाद में भी बहुत से शोरा गुजरे हैं जो हिंदू रहे हैं और बेहतरीन उन्होंने अशार कहे हैं। चकबस्त का नाम सुन लीजिए, फिराक गुरु का नाम सुन लीजिए। उन्होंने ऐसे ऐसे दीवान उनके छोड़े, ऐसे काम किया कि अब मुस्लिम नहीं कर पाया उसको। तो किसी को किसी के कौम से जोड़ देना कि ज़बान उसकी है, ये गलत है। ज़बान जो है एक इलाके की हो सकती है, ज़बान जो है एक समाज की हो सकती है, किसी मज़हब और किसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं हो सकती वो। तो जो लोग ज़बान की पॉलिटिक्स करते हैं बेसिकली वो जो है अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ उर्दू की बात करते हैं उनके लोग देखिए, उनके घर में लोग कम उर्दू पढ़ने वाले मिलेंगे आपको। खुद उनकी जो राइटिंग्स है इंग्लिश में मिलेगी आपको। बहुत लोग जानता हूँ मैं। आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसकी बुनियाद आप किसको मानते हैं? लैंग्वेज उर्दू, अरबी या मतलब कोई मल्टी लैंग्वेज, किस तरह आप कहाँ से पहुँचे हैं यहाँ तक? देखिए, मेरा तो अपना है जो मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, अरबी में लिखता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ। आपकी बेसिक तालीम किस तरह की है? मेरी बेसिक तालीम जो है मदरसे की है, जिसमें उर्दू, अरबी, फ़ारसी पढ़ाई गई हमें। लेकिन हमें इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। इंग्लिश में हिस्ट्री भी दे सकता हूँ, लिखता भी हूँ मैं उसमें। जैसा आपने देखा कि अभी दारुल हदीस की मदरसा दारुल हदीस की उपज और आज हिंदुस्तान का, बल्कि कह सकते हैं पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं मसूद साहब, जो कि वाइस चांसलर भी बन चुके हैं। और इनका जब से ये आए हैं लगातार स्वागत का सिलसिला और सम्मान का सिलसिला जारी है। सुबह से रात हो गई है, इनको कल निकल भी जाना है, लेकिन अभी सम्मान का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा है। इसी क्रम में हम लोगों को दारुल उलूम मदरसे में इनके सम्मान समारोह में बुलाया गया, जहां हमें भी मौका मिल सका कि हम अपने चैनल मारीना संदेश के माध्यम से ऐसी शख्सियत से आप सभी को रूबरू कराएं कि आप भी जानें कि मऊ में किस तरह के नायाब हीरे हैं जो आपके मऊ के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से इनसे इंस्पायर हो करके, इनको आइडियल मान करके जो लोग मेहनत करने वाले होंगे वो आपसे, मसूद साहब से ज़रूर कंसल्ट करेंगे और उनकी हर मुमकिन मदद मसूद साहब से हम भी उम्मीद करते हैं कि आप उनकी करेंगे। और साथ ही साथ इनके बड़े ख़ास दोस्त हैं जिनका बचपन गुजरा है साथ में, उद्बान साहब। कुछ उद्बान साहब से भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का इनका व्यक्तित्व है मसूद साहब का, और कब से इनको लगा कि इनके दोस्त में कुछ कर दिखाने की क्षमता है। जी उद्बान साहब। जी फौद भाई, हमके क्लास फेलो थे और बड़े फ़ख्र की बात है कि हम इतनी बड़ी शख्सियत के जो है हम दोस्त हैं। और दौरान तालीम जब दर्स का सिलसिला जारी रहता था और उस दौरान भी कुछ लड़कों का मन भटका रहता था, तो हम इस बात को मार्क करते थे कि ये हमारे डॉक्टर मसूद साहब, इनका मन भटकता नहीं था कहीं पे। ये पूरा का पूरा फोकस अपने असातिज़े कराम की बातों पर लगाए रहते थे। और जब घंटियाँ कुछ खाली भी रहती थी तो उन खाली घंटियों को भी वो अपनी तालीम में ही इस्तेमाल करते थे, तालीम को हुसूलियाबी में ही इस्तेमाल करते थे। और आज मैं 40 साल की एज में आकर के मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बना करके जीना चाहिए। तो ये ख्याल मुझको आज 40 साल की उम्र होने पर मिला और बड़े फ़ख्र के साथ मैं कहता हूं कि ये टारगेट हमारे दोस्त मसूद आलम साहब फलाही को 20 साल की उम्र ही में हो गया था। ये मेरे लिए बहुत बाइस फ़ख्र है और अल्लाह ताला ने इनको वो इस्तिताअत और वो समझदारी अता फरमाई थी 20 साल की उम्र में कि उन्होंने तभी अपना जो है वो अपना टारगेट बना लिया था कि मुझको क्या करना है, जो हम आज 40 साल के होने के बाद
आज टारगेट को अपना जो है बना के बैठे हुए हैं। बहुत फ़ख्र है हमें कि मसूद भाई हमारे जो है हमसे इस मामले में 20 साल आगे हैं, जबकि ये हमारे हम उम्र हैं। बहुत फ़ख्र है इस बात पे। आखिर में आप अपना तारुफ कराने की आपसे मदरसे से किस तरह का लगाव है? मदरसा तो ये तो हम लोगों का मादरे इल्मी है फ़हद भाई, और यहीं पे हम लोगों ने जो भी तालीम हासिल की, जो भी तालीम हासिल करके आज बिज़नेस कर रहे हैं, वो इस मदरसे की ही देन है कि हम कुछ लिख पढ़ लेते हैं, उल्टा सीधा जो भी लिख लेते हैं, और दाल रोटी का ज़रिया जो है मार्केट में बना हुआ है, वो इस मदरसे की ही असातिज़ा कराम की मेहरबानी और रहम करम है हमारे ऊपर। और बहुत खुश हूँ मैं अपने तमाम असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने मुझको सिखाया। आपका भी तो मदरसे में एक पद है। वो हाँ फौजी, वो पद है, ठीक है। वो तो हमारे सरपरस्त लोगों ने भी हमको अपने साए में रखा है ताकि आगे चल कर के ये भी इनसे भी खिदमत ली जा सके। तो ये तो मैं मशकूर हूँ कि ये मेरे जो लोग हैं, नाज़िम आला साहब हैं, नायब नाज़िम साहब हैं, ये मेरे लोग मेरे बाप समान हैं, और इन्होंने अपने बच्चे को एक तालीम देने की हैसियत से जो है साथ में लिया है ताकि इसको सिखाया जाए, बताया जाए, ताकि इससे जामिया को आगे चल कर के कुछ फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया उद्मान साहब आपका। जैसा कि अभी आपने देखा कि इनके दोस्त उद्मान साहब की भी किस तरीके की राय डॉक्टर मसूद साहब के बारे में है, और हम अपने चैनल के ज़रिए ये चीज़ आम करना चाहते हैं, सभी को बताना चाहते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे इनकी ही ज़ात पर इनको मत देखिए, बल्कि आप एक पूरे कौम से जुड़ के और एक ऐसे नागरिक के तौर पे देखिए जो आपके लिए आइडियल के तौर पर यहाँ आए हुए हैं। और आपको इन्होंने जो बताया है, उम्मीद की जाती है कि इस बात को आप समझते हुए ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और ऐसे बच्चे जो खुद समझदार पढ़ना चाहते हैं, इनसे ज़रूर संपर्क करेंगे, और इंशाअल्लाह इन्हीं की तरह आगे चल करके वो भी मऊ का नाम रोशन करेंगे और हमारे चैनल मारीना संदेश पर उनको भी दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आपको जाते जाते बहुत बहुत बधाई। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।